नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले तो आज वीडियो ये है, आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे सिंपल फंडा समझ लो कि मैं कोई भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि मिस्टेक हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं पहले ही। सबसे पहले ये समझ लो, दरअसल मेरे मित्र हैं, वो पूछ रहे थे म्यूचुअल फंड थोड़ा सा क्लोजली समझाओ। देखो, म्यूचुअल फंड को कम से कम मेरे को कुछ भी नहीं लगेगा, तो मैं इस पर 20 क्लास बनाऊंगा, तब जाकर समझ में आ पाएगा। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इतना आसान नहीं है। दरअसल म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कई बार, एक बार नहीं कई बार, जो पीएमएस होते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है ना, उनको चालू करना आसान होता है। और जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, कंप्लाइंस इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई पीएमएस चालू करा ना, मतलब आपने सपोज करो कोई 50 लाख का पीएमएस चालू करा, तो वहाँ आपने किसी एक फंड मैनेजर को 50 लाख रुपए दे दिए, वहाँ पे एक व्यक्ति का रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर सकता है। तो वहाँ के पे क्या है, नंबर ऑफ रिटेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो इसीलिए इसके अंदर जो कंप्लाइंस इशू होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हर कोई कभी भी म्यूचुअल फंड के लिए नहीं आता। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर कई एंट्री बैरियर होते हैं और कितने ही सारे कंप्लाइंस इशू होते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो लगभग लगभग आज की डेट में 80,23,800 करोड़ रुपए का एयूएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। हाँ जी, आज की डेट में 80,23,000 करोड़ का एयूएम है। अगर मैं एसबीआई की बात करूंगा ना, भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक का जो एयूएम है ना साथियों, वो 12,76,779 का है। हाँ जी, 12,76,779 रुपए का अकेले एसबीआई का म्यूचुअल फंड का एयूएम है, एसेट मैनेजमेंट जो वो संभालता है। और लगभग 83 लाख रुपए के आसपास, 82 लाख रुपए के आसपास टोटल एयूएम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड का फंडा क्या समझ लो। जैसे एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दिए, या और छोटे लेवल पर समझ लो, किसी व्यक्ति ने 12,000 मतलब 12 लाख रुपए महीने की एसआईपी दी, या एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दिए साल के, मान लो तुम, है ना, साल के या महीने के पकड़ लो, और छोटे लेवल पर समझ में आ जाएगा। महीने के एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दिए, टोटल 1,000 व्यक्ति हैं, तो 1,000 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, ऐसा समझ लो, एक सोसाइटी है ना, एक गांव है, उस गांव में हम सभी व्यापारी हैं। उन व्यापारियों ने सोचा कि यार क्यों ना हम, मतलब अपना कुछ पैसा निकाल के और उसको स्टॉक मार्केट में लगाया जाए, मतलब कहीं इन्वेस्ट करा जाए। स्टॉक मार्केट छोड़ो, कहीं इन्वेस्ट किया जाए। एक व्यक्ति आया हम में से निकल के, बोले मेरे पे है, मैं कॉल पुट कर दूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, वो बाय कर दूंगा। हमने बोला रुक यार, तू 2 मिनट सब्र रख, ठंड रख, हम देखते हैं कुछ और। तो हम सब ने 1-1 करोड़ रुपए निकाला। उस सोसाइटी में 1,000 आदमी थे, 1,000 करोड़ रुपए अलग हो गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जब आएगा तो पैसा कहाँ गया, वो जो कुआं है ना, जिस कुएं में हमने 1-1 करोड़ रुपए डाला, मतलब 1,000 करोड़ रुपए हुए, हमने उसके ऊपर एक फंड मैनेजर बना दिया। अब म्यूचुअल फंड इतना आसान नहीं है जितना मैंने तुम्हें समझाया। सबसे पहले कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, जो भी व्यक्ति, या जैसे मान लो एसबीआई के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मान लो एसबीआई एक स्पॉन्सर है ना, और एसबीआई ने बोला कि हम अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो एसबीआई एक ऐसा ही नहीं रहता कि हमने पैसे डाला उसके। अब इसके आगे की आपको मैं क्लास बताता हूँ, कम से कम 8 लाइन होती है। पहली लाइन है स्पॉन्सर करने वाला, मतलब एसबीआई। दूसरे नंबर पर आता ट्रस्ट। एसबीआई एक ट्रस्ट बनाएगा, उस ट्रस्ट के अधीन पूरा काम होगा, क्योंकि जितना भी हमें क्या करना कैसे करना, वो ट्रस्ट बनाएंगे हम, है ना। दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल आता एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी क्या काम करेगी? एसबीआई की एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंदर है एएमसी। वो एएमसी क्या करेगी, वहाँ पे जो बैठे हुए जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो सेक्टर एनालाइज करेंगे कि भाई हमें लग रहा है जैसे माइनिंग का सेक्टर अभी चलने वाला है, मेटल सेक्टर अभी चलने वाला है, या मतलब सर उन्हें लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी चलने वाला है, या मान लो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चलने वाला है। तो वो जो एएमसी है ना, वहाँ पे जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं ना, जैसे एसबीआई का एएमसी है, या आईसीआईसीआई एएमसी है, या निप्पॉन एएमसी है, या डीएसपी एएमसी है,
या जितने भी एएमसी है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके अंदर रिसर्च एनालिस्ट बैठे होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सेक्टर का स्टॉक उठाना है। क्योंकि आप अभी मैं आगे चल के जब बताऊंगा कि फंड मैनेजर का क्या काम होता है, तो आप ये बोलोगे कि जब फंड मैनेजर को पता ही है, ऊपर से एएमसी की तरफ से बोल ही दिया गया कि आपको इस सेक्टर में निवेश करना, तो फंड मैनेजर का काम क्या रहेगा। देखो, फंड मैनेजर का काम भी मैं बताऊंगा, पहले मैं पूरा चैन समझा दूं कि चैन काम कैसे करती है। पहला, स्पॉन्सर, मान लो एसबीआई ने स्पॉन्स किया, उसके बाद ट्रस्ट बनाया एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके आगे फिर गया कहाँ पे, एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके जो नेक्स्ट पे पहुंचता है, वहां पे आता है तुम्हारा कौन, जो उसको संभालता है, जो भाई जैसे मान लो कितने सारे पैसे आ गए एएमसी के पास में, लेकिन कितने स्टॉक उठा लिए, तो ऐसे तो कभी भी फंड मैनेजर बेच के भाग जाएगा, पैसा लेके इधर उधर चला जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। फंड मैनेजर अगर बेच भी देगा ना पूरे शेयर, तो उसके पास पैसा भी नहीं आएगा। और अगर वो व्यक्ति मतलब पूरे शेयर खरीदे, अल्टीमेटली शेयर के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है कस्टोडियन का। कस्टोडियन मतलब आप ऐसा समझ लो रजिस्ट्रार, मतलब कस्टोडियन का मतलब होता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास में पूरे के पूरे जो शेयर खरीदता है ना म्यूचुअल फंड होल्डर या फंड मैनेजर, वे पूरे कस्टोडियन के पास रहते हैं। कस्टोडियन कौन होता है, रजिस्ट्रार को हम कस्टोडियन कहते हैं। रजिस्ट्रार मतलब सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो बैंक है कोई, मान लो बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, तो उसका जो रजिस्ट्रार है ना, कस्टोडियन जो है ना, वो है तुम्हारा बिग बिग शेयर। तो जो बिग शेयर है ना, वो उसका कस्टोडियन है, मतलब उसके अंडर में है शेयर। इन केस जो एएमसी के कारण कोई लफड़ा हो गया, फंड मैनेजर ने लफड़ा कर दिया, उसके बाद जो फंड मैनेजर होते हैं वो कुछ पैसा निकाल के अलग रखते हैं। मतलब उनने 1,000 करोड़ दिया, तो उनने 1,000 करोड़ नहीं लगाया, पूरा निवेश नहीं करा, उसने लगभग 900 करोड़ रुपए निवेश किया, 100 करोड़ रुपया अलग निकाल के रखा, ताकि अगर कभी इन केस एकदम से विड्रॉल आ जाए, तो विड्रॉल आने की स्थिति में उसे शेयर ना बेचने पड़े। पता चले मार्केट गिरी हुई है और विड्रॉल आ गया, तो वो उस पैसे से जो उसने पैसा निकाल कर रख रखा है ना, उस पैसे से वो विड्रॉल कंप्लीट कर ले, और अगले बार एएमई मतलब एसआईपी आने वाली है। तो अभी भारत के अंदर जो एसआईपी के माध्यम से लगभग 31-32 हजार करोड़ रुपए का एसआईपी फ्लो आ रहा है। समझ लिए, पहला स्पॉन्सर मतलब एसबीआई, उसके बाद ट्रस्ट मतलब म्यूचुअल फंड जो भी अपना बनाया। तीसरे नंबर पे कौन आता है, कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब रजिस्ट्रार, कौन सा रजिस्ट्रार है, एसबीआई का कौन रजिस्ट्रार है, बैंक ऑफ इंडिया का कौन रजिस्ट्रार है, एचडीएफसी का कौन रजिस्ट्रार है, कस्टोडियन। उसका हाथ, उसके अंडर में पूरा शेयर जो है वो कस्टडी में रहते हैं। ये बिल्कुल मैं बेस लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर आता है म्यूचुअल फंड, जिसका बहुत जोरों शोरों से वो होता है कि आप फलाने म्यूचुअल फंड में निवेश करो, फलाने म्यूचुअल फंड में निवेश करो। और इन म्यूचुअल फंड के अंदर भी इक्विटी अलग बात, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है तुम्हारा, मोमेंटम म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, तुम्हारा रीट म्यूचुअल फंड होता है, तुम्हारा डिविडेंड म्यूचुअल फंड होता है। मतलब इसमें क्या कर रहा था, इतना आसान नहीं है, कम से कम मुझे कम 10 क्लास करनी पड़ेगी, 10-20 क्लास, तब जाकर मैं बिल्कुल क्लास कंप्लीट कर पाऊंगा इतना। अब इसमें हो गया नेक्स्ट। अब जो मोमेंटम म्यूचुअल फंड, तो मैं 6 म्यूचुअल फंड पे आगे आऊंगा, पहले मैं पूरा समझा दूं। म्यूचुअल फंड रिस्पॉन्स हुआ, उसके बाद में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, 100-100, 200, 200, 500 500 रुपए की एसआईपी कर देते हैं। तो इनके ऊपर कंप्लाइंस इतना ज्यादा होता है कि सेबी नहीं चाहती कि जो छोटा निवेशक है ना, वो फंसे। अगर बात करें सबसे पहली एएमसी कौन सी है, तो यूटीआई। जो यूटीआई एएमसी है वो काफ़ी पुरानी एएमसी है। उसके बाद अभी सभी हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो एसबीआई से समझ लेते हैं। तो वो जो पैसा दिया है, अब आते हैं मैं फंड मैनेजर का क्या काम होता है। वो जो पैसा दिया है ना, फंड मैनेजर को ऊपर से कॉल आई, एएमसी के एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वहां से कॉल आई कि हमें लग रहा है कि मेटल के शेयर चलने वाले हैं। तो वो जो फंड मैनेजर बैठा, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो ये देखेगा कि भाई मुझे कौन सी कंपनी उठानी है। कंपनी डिसाइड कौन करता है, वो करता है ऐसे जो तुम्हारा फंड मैनेजर है। अब इसके अंदर भी एक रेगुलर वाला आता है, एक जो है ग्रोथ वाला आता है, एक डिविडेंड वाला आता है, कि डिविडेंड वाला लें कि ग्रोथ वाला लें। आपने देखा, मान लो अब इसकी एनएवी कैसे बढ़ती है, तो ये तो हमने सोच लिया कि यार चलो हमने 1,000 दे दिया, अब इक्वल इक्वल सब में पैसे कैसे बटेंगे, ये भी एक कंसर्न का विषय है। भाई इसे समझ लो, 1,000 करोड़ रुपए है, हमारे पर 1,000 भागे तो 10, 1,010 मतलब हमें एक एनएवी नेट एसेट वैल्यू की कीमत रखनी 10। ठीक है, मान लो हमने उस 1,000 करोड़ रुपए के साल भर में
तीन सौ करोड़ रुपए कमाए, मतलब हमने 30% का CAGR कमाया। तो अब जो हमारी NAV है, अब वो हमारे जो म्यूचुअल फंड होल्डर है ना, उनके पास में वो पैसा पहुंचेगा कैसे, रियल में उसे प्रॉफिट दिखेगा कैसे। तो वो जो एसिट वैल्यू है ना उसकी, NAV की नेट एसिट वैल्यू, जो 10 रुपए थी जिस समय उसने निवेश किया था, जब भी कोई OF मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड का जो ओपन होता है, म्यूचुअल फंड ओपन होता है, तो उसकी जो बेस वैल्यू रखी जाती है वो 10 रुपए रखी जाती है। तो अब उसकी अगले साल तक बढ़ते बढ़ते वो NAV वैल्यू हो जाएगी 13 रुपए। तो उसको एक एसेट वैल्यू पे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक 10 की थी, अगले साल 13 की होगी, तो मतलब ऑलरेडी हम देखेंगे, देखने के लिए मिलेगा कि हमने लगाए थे 100 रुपया, अब हो गए 130 रुपया। तो मतलब हमें 30% CAGR का रिटर्न मिला, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि कोई म्यूचुअल फंड 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन वो अभी भी मतलब वो 23 या 24 रुपए की NAV पे चल रहा है। और एक जो ग्रोथ वाला था वो भी 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन आज वो 120 या 130 रुपए की NAV पे चल रहा है। ये क्यों हो गया? देखो, जो ग्रोथ वाला होता है ना, उसमें डिविडेंड नहीं दिया जाता। मान लो, सपोज करो मेरे पास में 100 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ में बार बार उलझ जाना पड़ता है तो छोटा आ जाता है। 100 करोड़ रुपए है, मैंने उसमें 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो अगर मेरा प्लान है ग्रोथ वाला, तो मैं अपने जो म्यूचुअल फंड जो निवेशक है ना, उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जो मैंने कमाया उसे मैं उसमें री इन्वेस्ट कर दूंगा, और वो फिर से वहीं से कंपाउंड होना चालू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड होता है कोई भी, तो उसकी NAV ज्यादा रहेगी। कोई भी व्यक्ति आकर बोलेगा कि यार मुझे आप 10 रुपए में दे दो, तो कैसे कैसे भाई, किसी ने 2004 में निवेश कर रखे थे 10 रुपए, आज उसकी कीमत 120 रुपया हो गई, ऐसा कैसे कोई दे देगा? तो जो ग्रोथ वाले रहते हैं उनमें जो उनका डिविडेंड मिलता है, जो उसका जो प्रॉफिट होता है, उसे ना उसी में डाल के और री इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें टर्नओवर रेशो लिखा आता है। इसमें बहुत सी कंपनियों का जो टर्नओवर रेशो रहता है, किसी का 30% है, किसी का 35% है, किसी का 50% है। तो वो जो टर्नओवर रेशो है वो उसको CAGR समझ लेते हैं कि यार इसका जो टर्नओवर रेशो है वो 35% है, मतलब इसने 35% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं है यार। जो टर्नओवर रेशो है वो ये दर्शाता है, मान लो इसके पास में 100 शेयर थे, इसने एक साल में कितनी बार शेयर को अल्टा पल्टी की, मतलब 100 शेयरों में से कितने शेयर इसने साल भर में बदल दिए, उसको टर्नओवर रेशो दर्शाता है। टर्नओवर रेशो कभी भी आपका जो CAGR है ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो नहीं दर्शाता। पर बहुत से लोग जो उसका टर्नओवर रेशो है ना, उसे देख लेते हैं कि यार टर्नओवर रेशो है, मतलब इसने इतने परसेंट से रिटर्न दिया है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। रिटर्न क्या है कि जो उसका टर्नओवर रेशो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है इसने शेयर कितनी बार अल्टा पल्टी की। जैसे आप क्वांट म्यूचुअल फंड का देखोगे, तो जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, उसका तो टर्नओवर रेशो 550% मिलेगा। तो आपको इसका मतलब इन्हें 550% का रिटर्न थोड़ी दिया है। भाई उसका म्यूचुअल फंड ने जो ना आपसे आपके पैसे को उसने बहुत जल्दी जल्दी मतलब पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। उन्हें पता चला अब इसमें पकड़ लिया, अब इसमें चल लिया, इसमें कर लो। कुछ होते हैं इसमें जो मोमेंटिंग मोमेंटिंग म्यूचुअल फंड होते हैं। मोमेंटिंग में मतलब कोई जो लाइफ टाइम का ब्रेकआउट दे रहे होते हैं, उन्हीं में उठाते हैं। वे कभी भी नीचे गिरे हुए स्टॉक को नहीं उठाते। मतलब कोई ब्रेकआउट देगा, मोमेंट आएगा उसमें, मोमेंटम स्टॉक होते हैं, उन्हीं को उठाते हैं वो, तो मोमेंटम कहलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपनी रहती हैं जो डेट फंड होते हैं। डेट फंड जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद ली उन्होंने, है ना, मतलब ऐसी डेट में पैसा डाल दिया जो बिल्कुल सेफ है। मैंने उसको 7-8% फिक्स मिलना, फिक्स। अब ये अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो इन्हें कमाई होती कहाँ से है? देखो, कमाई होती है इनकी जो ये मतलब उसमें एक्सपेंस रेशो होता है। एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो होता है। मान लो मेरा उदाहरण से समझ लो 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड है, और 1 करोड़ रुपए ऐसे समझ लो मोटा मोटा साल का, अगर मैं 2% का, हालांकि 1% लगता है, लेकिन 1% अगर मैं AMC चार्ज देता हूँ, एसेट मैनेजमेंट मेंटेनेंस चार्ज देता हूँ, तो 1 करोड़ का 1% कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना। अब म्यूचुअल फंड कितनी करोड़ की इंडस्ट्री है भाई? 80-82 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। अब जाहिर सी बात है, कुछ रेगुलर होंगे, कुछ ग्रोथ होंगे, तो 30-40% तो मान लो, 50% तो मानो आप, 50% तो ग्रोथ में होंगे ही ना, 50% रेगुलर होंगे। और रेगुलर वालों में भी ज्यादातर जो शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ये आपको हमेशा वही म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं जिसमें मतलब चूंकि SIP का जो रिटर्न होता है ना, वो एक मल्टीपल टाइम पे जाके आप उसे बेचना चाहते हो ना, तो मन नहीं मानता। मान लो तुमने लगाए थे इसमें
तीन लाख लगाए थे और आपका बढ़िया मार्केट गिरी हुई थी जब लगाए थे, अब वो बढ़ के हो गए 40 लाख, 3 लाख के हो गए 40 लाख। तुम बोलोगे यार रहने दे यार, क्या बेचूं, अब तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट का झिल्ला पड़ा रहना। तो होता क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिविडेंड को ना री इन्वेस्ट कर देती हैं। जैसे, अरे भैया, डिविडेंड को री इन्वेस्ट का मतलब उसमें नहीं डालती, आपकी एनएवी बढ़ा देती हैं। अगर के पास में सपोज करो उनके पास 10,000 करोड़ रुपए है, और 10,000 उनके पास में टोटल एनएवी कितनी है, मतलब उनकी टोटल ही एनएवी मैं ऐसा मानता हूँ कि 10,000 ही एनएवी है ना। तो या उसमें आप ही के जो जितनी एनएवी आपको मिली हुई है ना, मान लो आपने सपोज करो उसमें 100 रुपये लगा रखे या 10,000 रुपये लगा रखे, तो 10,000 में आपको सपोज करो 1,000 एनएवी मिली। तो 1,000 में अगर आपकी पर एनएवी आपके हिस्से में 20 आती है, तो अब आपके उसमें 1,020 एनएवी दिखने लगेगी। तो वो भी डिविडेंड ही है, पर वो देख आपको दिख रहा है एनएवी के फॉर्म में कि यार ये शेयर आ गए क्या अलग से। वो शेयर शेयर नहीं है, डिविडेंड के फॉर्म में ही आए हैं। जनरली कंपनी कौन सी बेटर रहती है म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में देखो क्या है कि यार मैं बता रहा हूँ इतना आसान है ही नहीं, सब बहुत कई कई घंटे लगाने पड़ेंगे तब जाकर मैं आपको समझा पाऊंगा। पहले से आज आज बिल्कुल बेसिक क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो पे जाकर नीचे कमेंट करना, तो मैं आगे जाकर दूसरी कोई वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, अन्यथा मैं इसी को यहीं क्लोज कर दूंगा। पहला, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड किसी ना किसी एक फंड मैनेजर के हाथ में दिया जाता है पैसा, और वो फंड मैनेजर उसको डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में लगाता है। चाहे वो गोल्ड के भी उसमें कर सकता है, अभी तो सेबी से मंजूरी मिल गई है। सिल्वर में भी कर सकता है, मोमेंटम में भी कर सकता है, रीट में भी कर सकता है। रीट क्या होता है? रियल इस्टेट। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उन कॉम्प्लेक्सों के अंदर जो दुकानें किराए से गई हुई हैं, मान लो आपको आपने सोचा यार मुझे शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है यार, मुझे बिल्कुल सेफ हेवन चलना, बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, तो क्या करना, तो ये क्या करेंगे, आप किसी ना किसी रीट में इन्वेस्ट कर दो। तो आपको उस साल का जो 8-9% का मतलब जो किराया मिलता है, उसे वो डिविडेंड के रूप में आपको देते रहते हैं। ज़्यादातर, अगर आप शेयर मार्केट में नए आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई कम से कम आप एथलीट्स अपनी 1-2 एसआईपी तो जरूर करो, क्योंकि एसआईपी का आपको लंबे समय में वो दिखता है, आपको छोटे समय में नहीं दिखता। दरअसल मैं इसलिए देख रहा हूँ, यूट्यूबर नहीं हो कि मैं बार बार, क्या कई बार ऐसा हुआ आपने देखा होगा वीडियो में माइक बंद हो गया और मैं बोल ही रहा तो हो जाता है मेरे साथ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होता है, रीट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो डिविडेंड वाले में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बोले यार हमें एटलीस्ट डिविडेंड मिलता रहना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उनका जो फंड मैनेजर है वो तुम्हारा वेदांता, कोल इंडिया, है ना, पावर ग्रेड, पीएफसी, आरएसी, ऐसी कंपनियों में निवेश कर देंगे, जो कि टाइम टू टाइम आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये टाइम टू टाइम आपको 7-8% का डिविडेंड देती रहती हैं। और जैसे ही इनके अंदर मतलब ये स्टॉक नीचे गए, सपोज करो किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की राय नहीं है, जैसे मान लो कोई स्टॉक गिरा तो जाके खरीद लिया बल्क में, और जब स्टॉक भागा, अच्छा चला गया तो ऊपर बेच दिया, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ कुछ उससे भी बढ़ गई, कुछ आपका डिविडेंड मिल गया, तो आपको उस समय से टाइम टू टाइम 8-9-10% का डिविडेंड मिलता रहता है। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन इसके लिए देखो, अगर आप मैं क्यों बोलता हूँ आपसे कि आप ना किसी वित्तीय सलाहकार के साथ आओ। फाइनेंशियली एडवाइजर जब आपके साथ होता है ना, तो एक तो रोने में मजा आता है। अगर आपको नुकसान हो तो कोई ना कोई तो हो जो आपके कंधे पर हाथ धर के बोल दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता, कोई बात नहीं। और जब कोई होता नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती बहुत। कोई किसको बताएं अपना दुख, कहा नहीं जाता, लेकिन ये दुख है जो सहा नहीं जाता। सब चलता है आगे चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड कहाँ और किधर का खेला है? हमने मतलब 100 आदमियों ने 1-1 करोड़ रुपए दिए, पूरा का पूरा एक तरफ हो गया 100 करोड़ रुपए। उस 100 करोड़ रुपए को कहाँ लगाना है, किस सेक्टर में लगाना है, ये कौन बताएगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना। किसको बताएगी? फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर क्या डिसाइड करेगा कि किस कंपनी में शेयर उठाने हैं, वो कौन उठाएगा? फंड मैनेजर उठाएगा। उस कंपनी का जो टर्नओवर रेशो, वो क्या कर सकता है कि ये कितनी जल्दी किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, कितनी जल्दी किसी स्टॉक को बेच रहे हैं, वो क्या होता है? टर्नओवर रेशो। फिर उसमें इक्विटी फंड होता है। इक्विटी फंड में क्या होता है? देखो, इक्विटी फंड पूरा का पूरा शेयर मार्केट, मतलब शेयरों से रिलेटेड रहता है। अब उसमें भी इक्विटी फंड में भी कितने फंड होते हैं? लार्ज कैप फंड, तुम्हारा मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, है ना, मोमेंटम फंड, अब एकदम कह दो सेक्टोरियल फंड,
मेटल फंड, आईटी फंड, एफएमसीजी फंड, कंज्यूमर फंड। अब मतलब इक्विटी हो गया तो इक्विटी से काम थोड़ी चलता है। उई मैं इक्विटी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तुमने बोल दिया मैं वकील, उई मैं वकील। अरे, वकील का आएगा भाई? सिविल का वकील, क्रिमिनल का वकील, बैंकों का वकील, जीएसटी का वकील, काहे का वकील? ओए मैं वकील, तो वकील काहे का? तो ऐसे ही नहीं बोल दिया कि नहीं मैं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा। इक्विटी में कौन सा भाई? इक्विटी में फंड में इन्वेस्ट कर रखा कौन सा? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। अब अगर इनमें भी कर रखा तो कौन सा सेक्टोरियल? आईटी, मेटल, कंज्यूमर। तो इसके अंदर भी फिर एक और। तो मैं कह रहा था मैं जितना डीप लेते जाऊंगा ना, आज अगर मैं पूरी चीज बता दूंगा ना, तो मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा। आज तो केवल इतना समझ लो आज की वीडियो से कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भारत में बहुत ही माइक्रो छोटे लेवल पे है। और उसके बाद में भी भारत की 82 लाख करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है आज भी। और जबकि भारत में ज्यादातर म्यूचुअल फंड 3 से 4% लोग करते हैं एसआईपी। मत 3 से 4%। सेबी को प्रेशराइज करना पड़ रहा है ब्रोकरों को कि भाई इन्हें बोलो ये एसआईपी करें, इन्हें बोलो ये एसआईपी करें। सेबी हमें जो भी ब्रोकर हैं या सब ब्रोकर हैं या तो एपी हैं, उन्हें दबाव डाल डाल के कह रही है कि भाई महिलाओं को ऐसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लाओ। क्योंकि जब भारत के अंदर भारत का खुद का पैसा होगा, मतलब आप समझ रहे हो कि एफआईआई कितना माल बेचेगी, उसके बाद डीआईआई खरीद रही है। डीआईआई कौन है? यही तो म्यूचुअल फंड है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो घरेलू संस्थागत निवेशक कहता हूँ ना मैं रोज रोज, कि आज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इतने रुपए की खरीदारी करी, यही घरेलू संस्थागत निवेशक है म्यूचुअल फंड। अब इसके अंदर भी मैं आगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बताऊंगा कि डेट फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर तुम्हारा किस लार्ज कैप। अब समझो इसके बाद में फिर तुम कोई भी बात ऐसे समझ लो कि किसी कंपनी का नहीं छोड़कर तुमने निफ्टी का ईटीएफ उठा लिया, तो निफ्टी भी तो ईटीएफ में उसमें तो आती है ना, इक्विटी में। उसके अंदर अगर सपोज करो रिलायंस डूब गई, तो रिलायंस जैसे ही 51वें नंबर पे आएगी ना निफ्टी 50 में, 50 बड़ी कंपनियां, तो जैसे ही वो 51 पे आएगी तो निफ्टी उसे बाहर कर देगी। और कुछ जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उस कंपनी को अंदर ले लेगी। क्योंकि निफ्टी को या एज द हम जो कोई निफ्टी के अंदर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने देश की ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि भाई कंपनी हमारा जो देश है वो 7-8% के हिसाब से ग्रोथ करेगा। एंड ऑफ द डे कहीं ऐसा ना हो जाए कि पता चले ब्लास्ट हो जाए, परमाणु बम हो जाए, तो सब तो खत्म हो जाएगा, तो कोई कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो। लेकिन अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है ना, ग्रोथ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना भारत के अंदर, जो सर्विसेज हैं वे 7-8% के अनुसार ऊपर ग्रोथ होगी, तो हम निफ्टी के 50 में भी लगा सकते हैं पैसा। फिर मैं वही बात कर रहा था कि अभी तो केवल मैंने एक फंड की बात करी थी आपसे, इक्विटी फंड। अब इसके अंदर हाइब्रिड फंड भी है, डेट फंड भी है, डिविडेंड फंड भी है, लिक्विड फंड भी है, रेट फंड भी है। तो मतलब तमाम फंड है, कम से कम 20-25 तरीके से तो इसमें फंड है। एक इक्विटी फंड के अंदर कितने फंड है? मैंने, ये मेरी शर्ट है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है, इसके अंदर एक और है। ऐसा समझ लो आप। तो परत दर परत खोलते हुए चलेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। पहला, बस लगभग 81 लाख करोड़ का एयूएम है आज। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो लगभग 12,73,779 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ का एयूएम अकेला एसबीआई का होल्ड करता है। ठीक है। और उसी के फिर ऐसे एसबीआई के, फिर आईसीआईसीआई के, एक्सिस बैंक के हैं, कैनरा एएमसी है तुम्हारा, 361 है तुम्हारा, आनंद राठी वेल्थ है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट भी हैं। तो ऐसा 80 लाख करोड़ रुपए के आसपास में एयूएम है। भारत में 4% से ज़्यादा लोग अभी एसआईपी करते नहीं है। जो करना भी चाहते हैं वो फंड वगैरह सोच कर समझ लेते हैं कोई चिट फंड की बात हो रही है। और चिट फंड में हमारे यहाँ पहले बहुत लोगों ने फ्रॉड किया है, तो वो पहले ही दूर हो जाते हैं, बोले नहीं। एक मैं आपसे एक प्रयास करना चाहता हूँ, थोड़ा अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। कभी आप इतने पढ़े लिखे भी हो जाओ ना कि आपको पता है कि मेरे जो पापा बोल रहे हैं ना वो शायद एट द राइट नहीं, तो उनसे बहस करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करना, वहाँ हार जाना। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हार जाना बेहतर होता है। क्योंकि जब आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए आपके जो माँ बाप होते हैं ना, उन्होंने सब कुछ खोया होता है, सब कुछ, अपनी जवानी, अपनी रातों की नींद। और आप जब
पढ़े लिखे लोग, आपको पता है कि यार आप बहस कर सकते हो, इतने पढ़े लिख कितने भी पढ़े लिखे जाओ, लेकिन कभी अपने माता पिता से बहस मत करना। जब भी वो कुछ बोले, कहीं ऐसा लगे कि नहीं यार, हाउ बोल के मामले को शॉर्ट कर देना, हाउ, क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया इस दुनिया में, और क्या उनका है, सब चला जाएगा, छोड़ जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। क्योंकि वो एक वही सक्सेस दुनिया में आपके माता पिता, जो आपकी कामयाबी से जलते नहीं हैं। हाँ जी, एक दुनिया में आपके माता पिता ही ऐसे शख्स हैं जो आपकी कामयाबी से नहीं जलते, भले ही आप उनको कुछ भी कहो। वही माँ है जो आपको एक स्तनपान करा रही होती है और आप उसकी छाती पर, दूसरी छाती पर लात मार देते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर आउट द वे है, लेकिन थोड़ा सा हृदय की बात थी तो मैंने कह दी आपसे। कभी भी माता पिता का अपमान मत करना। माता पिता एज द इस सृष्टि के दूसरे भगवान है। चाहे आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, चाहे आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी को भी मानते हो ना, जिसने अपने माता पिता का सम्मान कर लिया, उसने दुनिया में सबका सम्मान कर लिया। टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक क्या था कि आप पढ़ लिख जाओ, तो इतने कितने भी पढ़े लिख के जाओ, तो कभी उनसे बहस करके जीतने की कोशिश मत करना, हारने की कोशिश करना। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताएं, आपको अपना अनुभव शेयर करें, आपसे कुछ कहें, और जब आप उनसे ऊंची आवाज में बात कर लेते हो ना, कुछ नहीं रह जाता उनके पास, असहाय हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड 82 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। फिर म्यूचुअल फंड पे आते हैं। अकेला एसबीआई नहीं है इस इंडस्ट्री में, एसबीआई, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एएमसी, डीएसपी है, 361 है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड है। क्या नहीं करना, एकदम से धुरंधर बनने की कोशिश नहीं करना। पहले समझ लो भाई, 4-5% लोग निवेश करते हैं। इनकी कमाई कहाँ से होती है? इनकी कमाई होती है एक्सपेंस रेशो से। जब इतनी बड़ी एएमसी है, कोई भी चला रहा, मान लो मैं समझ रहा मेरा 1 करोड़ का एएम एयूएम है ना, एक कोई भी मेरा म्यूचुअल फंड है 1 करोड़ का है, तो मैं उस 1 करोड़ रुपए को मतलब मेंटेनेंस करने के लिए जो सर्विस दे रहा हूँ, मतलब उसका जो एक्सपेंस रेशो है ना, अगर रेगुलर की बात करोगे तो 1.62 है। 1 करोड़ रुपए का जो म्यूचुअल फंड है, उसका मैं म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए 1,62,000 रुपए दे रहा हूँ। समझ गए? और रेगुलर वाला जो है ना, उसमें लगभग लगभग 0.62% होता है। तो जनरली जो रेगुलर रहता है उसमें बहुत कम रहता है, मतलब ना के बराबर। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। जो डायरेक्ट रहता है उसमें बहुत कम रहता है, और जो रेगुलर रहते हैं ना, रेगुलर में जो एएमसी चार्ज होता है ना उनका, जो पर ईयर एक्सपेंस रेशो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 10 साल का आप रेशो निकाल के देखोगे, कोई जो 25% का एयूएम दे रहा है, और वही जो डायरेक्ट वाला 25% का दे रहा है, लेकिन जो रेगुलर वाला है ना, वो दे रहा है 24.68 का। कारण जो है ना, इतना बड़ा जो मेजर डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये केवल इसीलिए है कि इसका एक्सपेंस रेशो रहता है। एक्सपेंस रेशो होने के कारण, अब जिन्हें मान लो कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है, मैं मान लो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ऐसा समझ लो, तो मैं आपको डायरेक्ट कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि यार, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करोगे, मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलना। तो मैं क्यों सजेस्ट करूंगा? तो मैं आपको रेगुलर सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड करो। उसके और भी कोई कई तरीके हैं कि भाई रेगुलर में भाई डायरेक्ट में आप किसी से बात थोड़ी कर रहे हो ना, आपको कोई फंड मैनेजर मिला, हमने डायरेक्ट बात कर ली। फंड मैनेजर आपको कॉल भी नहीं उठाएगा, आप सोचोगे कि मैंने 100 रुपये लगा रखे हैं फलाने म्यूचुअल फंड में, एसआईपी कर रखी। लेकिन जब आप किसी न किसी सब ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाते हो ना, तो वहाँ आपको एक कंसल्टेशन करने के लिए, सलाह करने के लिए एक आदमी मिलता है। एक वित्तीय सलाहकार होता है जो आपके साथ में समय देता है, आपको टाइम स्पेंड करता है, आपकी इस दुख दर्द को समझता है। आज क्या वीडियो साथी लंबी होगी, तो मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो में नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें।
तो मैं आगे कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं इसके आगे नई वीडियो बनाऊंगा। बट म्यूचुअल फंड की बहुत कई क्लासेस देनी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आ पाएगा। म्यूचुअल फंड बहुत छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसीलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो एंट्री बैरियर हैं वो दे रखे हैं। कारण ये है कि इसके अंदर ना छोटा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, और सेबी का ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो रहता है कि जो छोटे ट्रेडर है ना, जो छोटे निवेशक है ना, उन्हें नुकसान ना हो। तो सेबी क्या चाहती है? सेबी ये चाहती है कि भाई ये जो आपने देखा पीएसीएल में, पल्स में छोटे निवेशक फंस गए, सहारा में छोटे निवेशक फंस गए। तो छोटे निवेशकों को लेकर सेबी बहुत ज्यादा अलर्ट है। छोटे निवेशकों को 10 रुपए नहीं कि नुकसान होने देने की, बड़े वाले का तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो फंड मैनेजर हायर कर सकता है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।